तो आज हम लोग जानेंगे पढ़ेंगे कि हिकअप को कैसे इलेक्ट्रोपैथी में हम ठीक कर सकते हैं। हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी द्वारा कैसे हिकअप को ठीक किया जा सकता है और कैसे इसका इलाज जो है इलेक्ट्रोपैथी में हम कर सकते हैं, और हिकअप क्या होता है और कैसे इसका इलाज हम करेंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। तो बीमारी है हिकअप, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको हिचकी बोलते हैं, हिकअप। तो ही कफ होता है जिसको हिंदी में हिचकी बोलते हैं। अमूमन सबको आता रहता है। अब इलेक्ट्रोपैथी में कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। इसका चूँकि जब हम इलाज किसी भी मरीज का करने जाते हैं तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अंग महत्वपूर्ण होता है और कारण, और सबसे बड़ी दिक्कत आती है इलेक्ट्रोपैथिस्टों को कि सिलेक्शन ऑफ रेमेडी कैसे करें। जो हम लोग देखते हैं कि केवल सबसे पूछते रहते हैं, ये बीमारी का दवाई बताइए, इस बीमारी का दवा बताइए। कोई बताता है, कोई नहीं बताता है। तो हमारे वहाँ जो सिखाया जाता है, तो हमारे वहाँ मूलतः कैसे दवाई लिखते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमारे YouTube चैनल या हमारे टेलीग्राम पे जो क्लासेज वगैरह चल रहा है, और बुद्धा एडवांस इलेक्ट्रोपैथी मेडिकल इंस्टीट्यूट का ये उद्देश्य भी है कि देश भर के इलेक्ट्रोपैथ जो इलेक्ट्रोपैथी नहीं कर पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, कहीं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारे YouTube चैनल से भी जानकारी ले सकते हैं, और हमारे जो क्लासेज वगैरह जो चल रहे हैं उससे भी आप जानकारी हमारी सिलेक्शन ऑफ रेमेडी कैसे होती है, पूरी जानकारी जो है हम लोग दे रहे हैं आपको। और एक छोटा सा प्रयास है इलेक्ट्रोपैथी में हमारा। तो हिकअप जो है हमारा जो प्रोसीजर है, जो बीमारी में सिलेक्शन ऑफ रेमेडी का जो प्रोसीजर हमने बनाया है, वो प्रोसीजर जो है जिस आधार पे आधारित है, वो सिम्टोमेटिक रेमेडी, ऑर्गेनिक और प्रिंसिपल रेमेडी, यानी कि 3 चीज़ों पे आपको सोचना है। किसी भी मरीज कोई भी आ रहा है तो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करने के लिए 3 बातें जरूर सोचना पड़ता है आपको, ठीक। इसी में सब चीज़ें मैंने सेट कर दी है, लाभ डोजोलॉजी से ले करके, और सारी चीज़ें सेट कर दी हैं। जब थोड़े दिन ही आप पढ़ते हैं तो सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि इतने जटिल विषय को हमने बड़े साधारण और सरल भाषा में इसको लाने का प्रयास किया है कि सरल भाषा में कैसे आप किसी भी मरीज का सिलेक्शन ऑफ रेमेडी कर सकते हैं। मरीज आया और दवाई आप दे सकते हैं। तो ये हिकअप से समझेंगे हम इसको। तो हिकअप माने कि हिचकी, हिंदी में इसे हिचकी कहते हैं, और अमूमन सबको कभी न कभी हो जाता है, लेकिन ये हो जाना फिर ठीक हो जाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, होता है। इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि उदर के जो उदरवरण के जो उदर के वायु हैं, वो मतलब तीव्र वेग के साथ रुक रुक कर निकलने लगे। जैसे हिचकी आता है तो क्या होता है, हवा निकलता है, आदमी को निकलता है ना, यानी कि ऊपर की तरफ ये आने लगता है हिकअप में, यानी कि ऊर्ध्वगामी हो जाता है। ये वायु जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। तो ये इसी को हम हिकअप कहते हैं, और एक्चुअली में ये कोई डिजीज नहीं है। हिकअप अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। हिकअप एक सिम्टम्स है, एक लक्षण है। तो अब
इसमें सिम्टम्स को जानेंगे कि सिम्टम्स क्या होता है। मतलब मूल रूप से साधारण बहुत लक्षण है, ये बहुत माने हल्का लक्षण इसमें देखने को मिलता है, जिसमें जो है पेशेंट को आप सब लोग देखते हैं कि हिचकी कैसे आता है, तो हिचकी ही आता है। सिम्टम्स क्या है, तो इसको हिचकी ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, हिचकी आना, यानी एक तरह का हिचकी आना इसका सिम्टम्स ही होता है। और जैसे कि मैंने बताया कि ऊर्ध्वगामी जो है वो वायु जो है ऊपर के तरफ होने से तीव्र वेग के साथ रुक रुक कर निकलने की, यानी एक टाइम होगा, मतलब एक समय होगा, फिर कुछ देर बाद फिर होगा हिचकी। तो कुछ लोग इसको कहते हैं कि कोई किसी को याद कर रहा है तो हिचकी आता है, ऐसा भी लोग मतलब अंदाजा लगाते हैं, ऐसा बोलते हैं गांव देहात में, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये इसमें क्या होता है कि जो उदर के वायु हैं और वो ऊपर के तरफ निकलते हैं, तो और तीव्र मतलब एक तेज वेग के साथ और रुक रुक के ऐसा होता है, उसी को हम हिकअप कहते हैं। तो हिकअप में यही सिम्टम्स होता है, और इसमें अब आर्गन और कारण इसको जानेंगे तो इसका इलाज आसानी से कर पाएंगे। सिम्टम्स तो रोगी आके बताता ही है हमको कि हिचकी आ रहा है। अब इसमें जो है मेन क्या है कि इसमें आर्गन्स जो होता है फ्रेनिक नर्व होती है, फ्रेनिक नर्व, ये क्या हो जाती है, ये नर्व ये एक्टिवेट हो जाती है। फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व जो है एक्टिवेट हो जाती है, जिसके कारण से जो है ये हिचकी जो है आने लगती है। और फ्रेनिक नर्व उत्तेजित होने के पीछे क्या होता है, कारण होता है, जिसमें हम प्रिंसिपल रेमेडी लिखते हैं किसी भी मरीज का। तो इसके होने के पीछे क्या कारण है, तो दो तरह के कारण हमने बताए, इंटरनल और एक कारण क्या हमने बताया, एक्सटर्नल। यानी कि रोगों के पीछे कारण क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। और इस सिम्टम का फेज क्या होता है, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक और डिजेनरेटिव, ये 4 फेज होता है। तो इसी हिसाब से सिम्टम्स वेरिएट करते हैं, हर चीज़ों के सिम्टम्स क्या होते हैं, ये वेरिएट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि सिम्टम्स जो हो गया वो हिचकी आना हो गया। दूसरा इसमें क्या अंग है, तो फ्रेनिक नर्व इसमें इन्वॉल्व होता है, फ्रेनिक नर्व। और फ्रेनिक नर्व इन्वॉल्व होने के पीछे क्या कारण हो सकता है, तो उसमें 2 कारण मैंने बताए, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि आंतरिक और बाह्य कारण। 2 वजह से चीजें होती हैं, तो आंतरिक कारण और बाह्य कारण। तो क्या क्या है कि आंतरिक जो कारण है उसमें इंटरनल जो कारण है, इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो इसमें इंडाइजेशन, ठीक, डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया कारण है। उसके बाद फ्लैटुलेंस, पेट में वायु भर जाए, फ्लैटुलेंस, फ्लैटुलेंस
इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन उसके बाद इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन कब्ज कारण है। इसके अतिरिक्त जो कारण है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के विभिन्न अंग हैं, जैसे कि लीवर, स्टमक का कोई फंक्शनल डिसऑर्डर, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो अवयव पाए जाते हैं, किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में विभिन्न प्रकार के अवयव पाए जाते हैं, जिसमें लीवर है, स्टमक है, स्प्लीन है। तो स्प्लीन कोई मतलब नहीं है, बहुत, गॉल ब्लैडर है, इंटेस्टाइन है, इनमें जो है कहीं न कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी है जिसके कारण ये चीजें होती हैं। और जो एक्सटर्नल कारण है, बाहरी कारण है, ये तो इंटरनल हो गया। इसमें कई बार फेफड़े की बीमारी, लंग्स डिजीज में भी ऐसा होता है, लंग्स डिजीज में भी फ्रेनिक नर्व इन्वॉल्व हो जाती है, यानी कि ये डाइजेस्टिव और लंग्स डिजीज कभी कभी होता है, ऐसा देखने को मिला है कि लंग्स की डिजीज में भी हो जाता है। किडनी की बीमारियों में भी कभी कभी लोगों को हो जाता है। यूरिमिया जब बढ़ जाता है तो कई बार ये नर्व एक्टिवेट हो जाती है, कई बार ऐसा होता है, देखने को मिला है। एक्सटर्नल जो कारण है उसमें जो है मुख्य रूप से एल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, एक्सटर्नल जो कारण है उसमें एल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, एल्कोहल हो गया, टोबैको और स्मोकिंग वगैरह जो है, इससे भी चीजें हो जाती हैं। या कोई बहुत ही हाईली तीक्ष्ण चीजें जो हैं इनहेल हो जाए या किसी तरह से एंट्री हो जाए, तो उससे भी क्या होता है कि आमाशय में गड़बड़ी, स्टमक जो मैंने बताया तमाम सारी स्टमक की बीमारियां, तो उसमें गड़बड़ी होने के कारण जो उदर की जो पेशियां हैं, इसके आवरण की जो पेशियां हैं, वो डायफ्राम और डायफ्राम जो है वहाँ पे ऐंठन और उत्तेजना होने लगती है। जैसे मान लो वायु जो है अगर भर गया तो क्या होगा, दबाव किस पे बनेगा, डायफ्राम पे। तो डायफ्राम पे तो वहाँ ऐंठन होती है, स्पाज्म होता है उस मांसपेशियों में, और वहीं फ्रेनिक नर्व होती है, तो वो फ्रेनिक नर्व क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है, फ्रेनिक नर्व। समझ गए बात को? तो उस फ्रेनिक नर्व के एक्टिवेट होने से, अब वो फ्रेनिक नर्व ड्यू टू लंग्स, ड्यू टू स्टमक, ड्यू टू किडनी, ड्यू टू एनी टाइप्स ऑफ एल्कोहल और टोबैको या कोई भी चीज़ ऐसा हो सकता है। जैसे कई बार हम लोग
हवा इनहेल कर लेते हैं ज़्यादा तो भी कई बार हो जाता है, हिचकी आने लगती है, हवा चला जाता है, कई बार देखें हम लोग। और खास करके स्टमक रीअरेंजमेंट में ऐसा होने लगता है। कई बार खाना हम लोग खाते हैं और पानी नहीं पिए तो भी लगातार एक हिचकी आने लगती है, यानी कि स्टमक जो है, स्टमक के कारण जो डायफ्राम की जो मसल्स है वहाँ क्या होता है कि दबाव बनता है ऊपर की तरफ, और वो फिर फ्रेनिक नर्व एक्टिवेट हो जाती है और किसी को हिचकी आने लगती है। समझ गए? तो यहाँ पे स्टमक और लीवर भी कारण है, यहाँ लीवर है, स्टमक है, ये सब तमाम एक्सटर्नल में मैंने बता दिया कारण क्या है। अब जो है ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसको, मैंने कारण आपको समझा दिया। बहुत शॉर्ट वे में मैं समझाने का प्रयास करता हूँ अपने चैनल पे, इसलिए कि बहुत समय नहीं होता है टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल करने का, इसलिए इतना मैं बताता हूँ अपने चैनल में ताकि आप लोग इलेक्ट्रोपैथी आसानी से कर सकें, इतनी समझ हो जाए जिससे कि इलेक्ट्रोपैथी यानी कि लगभग जो ज़रूरत की चीज़ें इलेक्ट्रोपैथी के लिए है वो मैं छांट के आपको दे देने का प्रयास जो है हम अपने चैनल पे करते हैं, जिससे कि आप सिलेक्शन ऑफ रेमेडी आसानी से कर सकें। रोग में दवा का चयन महत्वपूर्ण होता है किसी के लिए भी, कि दवा का चयन वो आसानी से कर सके, वही चिकित्सक है। बाकी किसी से पूछ करके चिकित्सा कार्य करना जो है ये लंबे समय तक संभव नहीं है, कोई कर नहीं पाएगा। इसलिए ये जो प्रोसीजर है, ये प्रयास है कि आपको इलेक्ट्रोपैथी सिखाया जाए। तो इसी क्रम में अब इसमें सिम्प्टोमेटिक रेमेडी में दो तरह की दवाई होती है, एक एक्सटर्नल होती है और एक इंटरनल होती है, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह की दवाएं हमारे पास हैं। तो अब इसमें एक्सटर्नल क्या क्या दवाएं हैं जिसको हम तत्काल लगाएंगे, जिससे कि चीज़ें जो हैं ठीक हो जाएं। तो एक्सटर्नल रूप में हमारी जो दवाएं हैं वो आरई है और वाई है। दो दवाएं हम अप्लीकेट करते हैं कहाँ पे, ये पिट ऑफ द स्टमक है यहाँ पे, समझ रहे हैं? वाई या आरी। और यहाँ पे पिलाने के लिए हम उस पेशेंट को WE दे सकते हैं, WE इलेक्ट्रिसिटी WE। उसके बाद इसको गले पे भी लगवा सकते हैं। एक तो यहाँ पे डायफ्राम जहाँ पिट ऑफ स्टमक है, और एक गले पे भी लगा सकते हैं, गले पे भी लगाया जाता है। ठीक, ना आराम मिले ना ऐसा हो तो गले पे भी अप्लीकेट करा सकते हैं, गले पे भी लगाया जा सकता है, थ्रोट पर। उसके बाद आते हैं कि हम इंटरनल में हम WE पिलाते हैं, और अब इसमें जो इलाज करेंगे, मान लो ऑर्गेनिक रेमेडी इसमें क्या होगी, अंग की दवाई। तो
खास करके, चूंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम की गड़बड़ी है और इन्वॉल्व क्या है, फ्रेनिक नर्व है। तो फ्रेनिक नर्व की दवाई आपकी क्या होती है, ये F1 होती है। अरे समझ में, ये हुबहू दवाई मैं बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। एस्क्रोफ्लोसोल ग्रुप में S1 और S10 दो दवाई होती है। S1 इसको S1 या S10 दोनों में से कोई एक लगातार जो है मात्रा में देंगे इसको। F1 और A3, F1, S1, S10, A3 ये मुख्य दवाई होती है इसकी। एप्लीकेशन की ये मुख्य दवाई होती है। पिलाने के लिए W या पिला सकते हैं, RE या YE एप्लीकेट। दो जगह एप्लीकेशन मैंने बताया, एक तो पिट ऑफ स्टमक जहां से क्या हो रहा है, दबाव बन रहा है, और दूसरा थ्रोट पे भी लगवा सकते हैं इसको। तो ये चीजें हैं। और अगर मान लो क्रॉनिक हो गया किसी को, एक तो कंडीशन एक्यूट है, बीमारियों की कंडीशन एक्यूट, सबएक्यूट, क्रॉनिक। तो अब क्रॉनिक हो गया तो कोई न कोई इसके पीछे कारण होगा, किसी भी कारण से होगा। या तो उसको क्या हो कि डिस्पेप्सिया हो, या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, कॉन्स्टिपेशन हो, या लीवर की बीमारी हो। तो एट द रेमेडी ऑफ द लीवर और द स्टमक और द इंटेस्टाइन या लंग्स, जिस बीमारी के कारण ये चीजें हो रही हैं उसको हम ऐड कर सकते हैं उसकी दवाई। आ रहा है समझ में? तो सबकी दवाई मैंने बताई है कि डिस्पेप्सिया की क्या दवाई है, लीवर बीमार होगा तो क्या दवाई होगा। इसलिए हुबहू दवाई हर बीमारी का लिखा नहीं जा सकता है, कारण के आधार पे चीजों को हम करते हैं। ठीक, मुख्य दवाई इसकी यही होगी, S1, F1, A3, S1 या S10। ये मुख्य रूप से दवाई होती है जिससे हम रोगी को आराम, राहत दे सकते हैं, इससे चीजें ठीक कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ये ट्रीटमेंट है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा हिकअप की चिकित्सा जो है हम आसानी से कर सकते हैं। कई तरह के कारण इसमें जो है देखने को आ रहे हैं, तो उन कारणों को दूर करके और हम इसकी चिकित्सा जो है आसानी से कर सकते हैं। ड्राई पिल्स के रूप में भी S1 S10 दे सकते हैं। सूखी गोलियों के रूप में आपके क्लिनिक पे आया तो ड्राई पिल्स के रूप में दे सकते हैं। एप्लीकेटरी RE या YE एप्लीकेटरी के रूप में आप उसके थ्रोट पे या पिट ऑफ द स्टमक, यानी कि जो डायफ्राम का एरिया है उसके जस्ट नीचे, वहाँ पे लगाने का प्रयास हम करेंगे। तो ये हमारा प्रयास है कि सिलेक्शन ऑफ रेमेडी कैसे आप सीखें, न कि केवल फार्मूला आपको दें। फार्मूला सीखना उचित भी नहीं है। सिलेक्शन ऑफ रेमेडी सबसे महत्वपूर्ण है कि सिलेक्शन ऑफ रेमेडी कैसे आप इलेक्ट्रोपैथी में कर सकते हैं। तो ये हमारे YouTube चैनल का भी उद्देश्य है, सारे इलेक्ट्रोपैथ चिकित्सकों के लिए है कि आप हर एक बीमारी जितना मैंने पढ़ाया है उसमें सब में मैंने सिलेक्शन ऑफ रेमेडी बताने की कोशिश की है कि कैसे सेलेक्ट करते हैं। हालांकि कुछ लोग हमारी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग, लेकिन जिस चीज़ को मैंने बनाया है उस चीज़ को हम ही जानते हैं कि कैसे कैसे इसको मैंने बनाया है, इसको सिस्टमेटिक बनाया है। तो क्या क्या कैसे कैसे कौन सी दवाई सेलेक्ट करते हैं। ठीक, इसलिए ठीक है, जो भी कर रहा है कॉपी करके वो करे, कोई दिक्कत नहीं है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिखाए लोगों को, बशर्ते गलत चीज़ ना सिखाए, किसी को सही चीज़ सिखाए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए। तो ये रहा हिकअप की चिकित्सा, जो हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हिकअप को ठीक कर सकते हैं इस चिकित्सा के द्वारा। धन्यवाद सभी लोगों को।